हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी एकदम बिंदास चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीपीसीएस 2024 आरओ और साथ ही साथ 69वीं बीपीएससी या एमपीपीसीएस या साथ ही साथ यूपीएससी 2024 आईएएस की तैयारी भी कर रहे हों तो उसके लिए घटना चक्र 2023 की कंप्लीट सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न जो होते हैं वो लगातार एग्जाम्स में आपसे रिपीट करते रहते हैं, चाहे उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से या ऑप्शंस के माध्यम से या सेम टू सेम रिपीट कर दिए जाते हैं एज इट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए घटना चक्र 2023 की पब्लिकेशन की लेटेस्ट एडिशन ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पे 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्राकृतिक प्रदेश यानी प्राकृतिक जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1990 से जनवरी 2023 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा जो कि 2017 तक जो ऑब्जेक्टिव होती थी उसके भी प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। अगर मैं राज्यवार बात करूं तो इसमें आपको झारखंड के पेपर देखने को मिल सकते हैं, बिहार के पेपर देखने को मिलेंगे, राजस्थान के मिल सकते हैं, एमपी के भी मिलेंगे, यूपी के भी हैं और उत्तराखंड के भी हैं और साथ ही साथ यूपीएससी के भी पेपर इसमें दिए हुए हैं। तो एक कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक ही जगह पर मिल जाते हैं जो कि सबसे बेहतरीन सीरीज में मानी जाती है। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीरीज़ के बारे में पता होगा। और यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 के संस्करण में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमने ये सारे के सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन, जिसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का प्रवर्ती पदार्थ, ये सारे के सारे बारे में हम चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बस एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पर क्लास और पीडीएफ से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर इसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं 2023 का जो पब्लिकेशन है इसकी पीडीएफ घटना चक्र की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है प्रोवाइडर का, वहाँ पर आप उससे पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे जो है कि आपको पीडीएफ मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। वो मेरा नंबर नहीं है इसलिए प्लीज़ आप लोग उस पर कॉल वगैरह मत कीजिएगा, केवल मैसेज करिएगा और आपकी वहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास पर डायरेक्ट चलते हैं हम आज की क्लास पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। और ध्यान दीजिएगा ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे पूरे पूरे भौतिक विभाजन के अंतर्गत, अर्थात कि जो हम भारत की फिजिकल बाउंड्रीज देखते हैं उसके अंतर्गत इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा 3D इमेज वगैरह और मैप के माध्यम से समझेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो लिखा है पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। अर्थात पूरा चुंबकत्व जो होती है वो चट्टानों और अवसादों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। अब जैसे प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाएं क्या हो सकती हैं, जैसे पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, गार्ज कैसे बने, दरारें कैसे आईं, नदियों का बहाव किस तरीके से है, पठारों का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी चीज़ें जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। मतलब पृथ्वी के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं या हमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वी क्यों अपनी ओर ही सभी चीज़ों को खींचती है, क्या पृथ्वी के केंद्र में कोई चुंबक है, इसके बारे में भी हम लोग इसी में स्टडी करते हैं। जिसके लिए अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। अब ये वेगनर का सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो वहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया गया है कि हम भारत में कैसे एंट्री कर रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है, आज जो हमें भारत का भाग देखने को मिलता है, भारत का जो आज हमें ये नक्शा इस तरीके से देखने को मिलता है, वो जो भारत का हिस्सा है वो किसका है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो पहला ही प्रश्न यहाँ से पूछ लिया था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या अंगारा लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन आते थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे यानी कि साउथ की ओर जाने वाले जो दक्षिणी महाद्वीप हैं, उन्हीं सबको शामिल किया गया है।
केवल केवल भारत जो है कि आपका 0 डिग्री से ऊपर आ गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? कितने लाखों करोड़ों वर्षों बाद भारत धीरे 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 1-1 सेंटीमीटर करके ऊपर खसकते खसकते 0 डिग्री को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। तो इसकी भी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे देखते हैं, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में यानी मेसोजोइक पीरियड में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट जो थी गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। और उत्तर दिशा का मतलब हो गया कि 0 डिग्री के ऊपर वो आ जाती है, 0 डिग्री के उत्तर में आ जाती है, अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के कारण परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पर जो है कि भारत की प्लेट इस तरीके से आगे बढ़ रही है और ये यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय और यूरेशियन के बीच एक टेथिस सागर स्थित था। क्या था उसके बीच में? एक टेथिस सागर स्थित था। इसकी अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। कहने का मतलब कैसे है आप यहाँ पर समझिएगा। जो कहने का मतलब मेरा है कि एक प्लेट तो ये रही यूरोपीय प्लेट हो गई मान लीजिए, और एक प्लेट है यहाँ पे इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट हो गई आपकी। कौन सी प्लेट हो गई? ये आप देख सकते हैं कि इंडियन प्लेट हो गई। और यहाँ पे क्या था ये बीच वाले एरिया में? तो ये नीले रंग का जो मैं बना रहा हूँ ये वाटर था टेथिस सागर का। और जब ये आपस में टकराती हैं, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या बनाती हैं? एक अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं जो कि एक हिमालय के रूप में निर्मित होती हैं और पर्वतीय श्रृंखला जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय के रूप में भी जानेंगे। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दिखाती, यानी यंग माउंटेन है वो, अभी जवान है वो, क्योंकि इसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली भी नदियां हैं। तो यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि कोई जो पर्वत होता है, जो नवीन पर्वत होता है, उसमें शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे देखने को मिलते हैं। जैसे हिमालय में आप देखेंगे पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो लगभग 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है लगभग। लेकिन अगर आप रेजिड्यूसरी के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला को देखिए तो आज देखेंगे अरावली पर राजस्थान, हिमालय दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में जो है कि बहुत सारे शहरों का निर्माण कर दिया गया है इनके ऊपर। खुद हमारी दिल्ली की राजधानी में जो संसद वगैरह है, राष्ट्रपति भवन है, कुतुब मीनार है, ये सब इसी पहाड़ी के ऊपर है। तो ये पुरानी पहाड़ियाँ हो गई अरावली। लेकिन हिमालय नवीन पहाड़ी है, ऊंचे शिखर हैं इसमें। और हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल कोण कुएं, वो जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं वो भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि स्वतः पानी पैदा होना। मतलब आप थोड़ा सा अगर कहीं खुदाई वगैरह कर दें तो पानी स्वतः वहाँ से निकलता रहता है अपने आप। जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आगे समझते हैं। अभी हम इसको मैप से भी समझेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे हम इसका प्राकृतिक विभाजन कर रहे हैं। तो टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाले नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर दिया गया और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। और ये उत्तरी मैदान कहाँ से कहाँ शुरू होता है? मान लीजिए राजस्थान हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र खासकर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नेपाल का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र हो गए। और इनके नीचे आप आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे के सारे पठारी क्षेत्र हो जाएंगे। इनका भी डिवीज़न हम लोग अभी मैप में देखेंगे। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भूगर्भ की स्थिति के आधार पर देखें तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, भारत का एरिया, पठारी क्षेत्र जो है वो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग भी माना जाता है, क्योंकि अब इसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ना तो इसकी कोई नई श्रृंखला निकलती है, ना कोई द्रोड़ी होती है, ना कोई पठारों में घिसावट होती है, बिल्कुल स्थिर भाग हो गया है। और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। क्यों कम ऊंची पहाड़ियाँ दोस्तों?
क्योंकि अब ये पुराना हो गया और स्थिर हो गया है। अब इसमें अपनी हाइट को बढ़ाने की क्षमता नहीं है, जैसे कि हिमालय में देखने को मिलती है। इसीलिए आप सुनेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सब में ऊंची पहाड़ियां तो हैं, लेकिन वो कम ऊंची हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि वहाँ पे आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी। वहीं देखेंगे मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिर्शाही यानी आउटर लायर है। अब ये चीज़ बस आप समझिएगा कि अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन कराऊंगा मैप के माध्यम से, तो बस अभी आपको बस इन शब्दों को याद रखना अपने दिमाग में, और हम पूरी की पूरी चीज़ों को हम फिर से एक मैप के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो ये आपका मेघालय का पठार यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहर का हिस्सा है जो टूट के अलग हो गया। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। जो मालदा गैप कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, यानी कहीं कहीं तो भूमि ऊपर उठ गई है और कहीं कहीं भूमि समुद्र के अंदर विलीन हो गई है। इसीलिए पश्चिमी तट का निर्माण भी इसी तरीके से हुआ है। फिर आगे देखते हैं, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। हालांकि ये अलग अलग किताबों के आधार पर अलग अलग हो जाता है। अब जैसे इसमें 4 जो मेजर माने गए हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ओके, दूसरा है विशाल मैदान, फिर तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है आपका तट और द्वीप। हालांकि इसे अलग अलग किताबों में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो लगभग 8 से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, और छोटे छोटे हिस्सों में। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच, विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसलिए 3 और 6 मिलाएंगे तो 9 प्रकार के आपको भारत के हिस्से को दिखाया जाएगा, किसमें, एनसीईआरटी में। अब हम और आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पर हम भारत को मैप के माध्यम से ज़रा समझते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसको आपको मैप के माध्यम से समझाऊं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे 3 रेंज देखने को मिलती हैं, जो कि क्या देखने को, यहीं पे कैलाश मानसरोवर का मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो आप रेंज देखते हैं ना, यही आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ग्रेट हिमालय की श्रेणी है, फिर यहाँ पे ये आपका बीच में मध्य हिमालय आता है, फिर यहाँ पे नीचे आपको ये शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है और ये जो पठारी क्षेत्र है, ये येलो कलर का है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, लगभग ये। तो अब इन दोनों के बीच में, यानी ऊपर पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हो गया और इसके नीचे पठारी क्षेत्र हो गया, और इनके बीच में ये जो हरा हरा मैं मार्क करूँगा ये वाला क्षेत्र, ये आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। तो इसी को तो हमने पढ़ा था कि पर्वतीय क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों के बीच में जो गैप देखने को मिलता है वो एक बृहद रूप से जो है कि किसमें कब तब्दील हो गया, मैदानी क्षेत्र में, जिसका विस्तार आप देख सकते हैं राजस्थान में है, दिल्ली में है, फिर एमपी में है, फिर उसके बाद यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है। तो बहुत सारी जगहों पे इसका विस्तार है। यही हमारा जो है कि मैदानी क्षेत्र हो जाता है। और इसके बाद आप इन पठारी क्षेत्रों को देखेंगे तो पठारी क्षेत्रों की विशेषता क्या पड़ी थी कि ये बहुत स्थिर हो गए हैं। बहुत ही स्थिर का मतलब इनमें जो शिखर होते हैं वो ऊंचे शिखर देखने को हमें नहीं मिलते हैं, यानी ऊंचे कम होते हैं। जबकि सबसे ऊंचे शिखर देखने को किस में मिलते हैं, हमें हिमालय में मिलते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट को हम लोग अगर देखते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। और एक चीज़ आपने इसी में पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था जो मेघालय का पठार है, ये वाला जो पठार का रेंज आएगा, ये वाला, ये आपके विस्तृत पठार से अलग हो गया है। कैसे अलग हो गया है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि कैसे अलग हो गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला पठार का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार आता है यहाँ पे, तो इसी का ये विस्तार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मालदा गैप पड़ता है पश्चिम बंगाल की रेंज में, तो इसकी वजह से ये वाला एरिया अलग हो गया, जिसको हम लोग मेघालय का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार माना जाता है इसको, या अगर हम कहें कि पूरे के पूरे इस पठार से ही अलग हो गया है। तो ये मालदा गैप की वजह से हुआ है। और वहीं आपने पढ़ा कि वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट हैं या पूर्वी घाट, उनका विस्तार, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया,
वेस्टर्न घाट के पूरे रेंज हो गए, और इसमें आपको उत्थान निर्गमन वाले क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जबकि वहीं पूर्वी घाट पर ये चीज़ें देखने को कम मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपकी पूर्वी घाट हो गई जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और जो आपकी अरेबियन सी की तरफ है ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। तो इस तरीके से इनका जो मिलन बिंदु होता है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु होता है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। किसकी पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो इसके बारे में हम और भी आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा आगे। हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिख रहा है यहाँ पे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। अब धारवाड़ कहाँ की जगह है मेरे दोस्तों? तो ये कर्नाटक में मुख्य रूप से देखी जाती है। वहाँ पे जो चट्टानों का विकास हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण या भ्रंशन से हुआ है। और ये शिलाएं यानी ये जो चट्टानें हैं अत्यधिक धात्विक है। धात्विक का मतलब क्या हो गया कि धारवाड़ में हमें सबसे अधिक धातु मिलती है। जैसे, और धातु की विशेषता क्या होती है? वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है। जैसे सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। हमारे घर में सिंपली क्या है, हम चुंबक से लोहे को चिपका के देख सकते हैं, सोने को चिपका कर देख सकते हैं, या बहुत करेंगे तांबे को, क्योंकि बाकी जो खनिज है वो हमें सामान्यतः दैनिक जीवन में नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे के सारे धात्विक हैं और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद जब कुडप्पा क्रम की चट्टानों की बात करेंगे तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। यानी कि जब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी उनमें जब प्रकृति के द्वारा बारिश से, हवा से, तूफान से जब क्षरण किया गया, उनको तोड़ा गया, विखंडित किया गया, तो वहाँ से जो चट्टानें बन के निकली वो कुडप्पा क्रम की चट्टानें थी। फिर उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं जो आपके एमपी में, राजस्थान में, यूपी में देखने को मिलती हैं। इनका निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ और इसमें चूने का पत्थर, विंध्यन चट्टानों में ध्यान देना, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। इसीलिए चूने के पत्थर की जो खदानें हैं वो आपको मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, ललितपुर में, राजस्थान में, एमपी में देखने को मिलती हैं, और बलुआ पत्थर की भी खदानें देखने को मिलती हैं। फिर विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो स्पेशली झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इन क्षेत्रों में था, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही सबसे अधिक हमें कोयला की प्राप्ति होती है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और आगे हम देखते हैं इस क्षेत्र का कोयला उच्च कोटि का होता है, उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ध्यान दीजिएगा कि जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून हो और कार्बन की मात्रा अधिक हो वही कोयला सर्वोत्तम माना जाता है। जबकि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जो कोयला माना जाता है मेरे दोस्तों वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। किसका होता है? एंथ्रेसाइट। और इसका सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। हमारे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर में है, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी के अभाव में और पहाड़ी ग्लेशियर के क्षेत्र में होने की वजह से हम वहाँ से एंथ्रेसाइट कोयले का जो है कि खनन नहीं कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस कोयला, जो कि हमें ईजिली कहाँ से मिल जाता है? गोंडवाना क्षेत्र से। गोंडवाना क्षेत्र का मैंने आपको बता दिया बहुत बड़ा एक रीज़न है, जिसमें रानीगंज वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आता है, झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग इन सब की रेंज आती है, छत्तीसगढ़ की आती है, उड़ीसा की आती है, एमपी की है और बिहार है। तो इन सभी क्षेत्रों से यहाँ पे बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जो हमारे भारत की इंडस्ट्री को चलाती है, या भारत में एनर्जी का जो डिमांड होता है कोयला के लिए वो सारी सप्लाई करती है। तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट नाम का कोयला, लिग्नाइट। और लिग्नाइट की सबसे अधिक जो खनन होता है वो तमिलनाडु में होता है। हालांकि ये बहुत उत्तम क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन साउथ इंडिया में लिग्नाइट जैसे कोयले की ही ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र से साउथ एरिया में ट्रांसपोर्ट करने पे कोयला महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वहाँ की जो लोकल मार्केट्स या लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लिग्नाइट कोयले से ही अपना काम चलाती हैं, ताकि उनकी लागत कम रहे और सामान सस्ता बेच सके। फिर एक सबसे लास्ट में एक और आता है, पीट करके होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब एक क्रम ध्यान दीजिएगा, ये जो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले क्या पूछा जाएगा ये ध्यान देने वाली बात है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे क्या पूछता है, इसका क्रम पूछ लेता है चट्टानों का कि किन चट्टानों की उत्पत्ति किसके बाद हुई है, और यहीं से क्या करेगा, कुडप्पा को पहले रख देगा, विंध्यन को लास्ट में कर देगा। यहीं से डिफरेंसेस की वजह से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें आर्कियन चट्टान देखने को मिलती है। आर्कियन चट्टानों में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है प्रकृति के कारकों के द्वारा, जिसकी वजह से हमें धारवाड़ चट्टान देखने को मिलती है। और धारवाड़ चट्टान की जो विशेषता थी वो क्या थी दोस्तों, कि यहाँ से हमें धात्विक खनिज ज़्यादा मिलते हैं, धात्विक खनिज ज़्यादा मिलते हैं। फिर धारवाड़ के बाद हमें जो विकास देखने को मिलता है वो कुडप्पा चट्टानों का मिलता है, और कुडप्पा चट्टानों के बाद हमें विंध्यन चट्टान देखने को मिलती है, जहाँ से चूना पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। और विंध्यन चट्टानों के बाद सबसे अंतिम रूप से गोंडवाना चट्टानें मिलती हैं, जहाँ से हमें कोयले की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती, तो ये क्रम कृपया याद रखना सबसे अधिक, क्योंकि अभी आपको प्रश्न में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसको पूछा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू सेगमेंट पर। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किधर की ओर सरका है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री के नीचे गोंडवाना का क्षेत्र था, जिसमें आपको साउथ अमेरिका का रीजन देखने को मिल जाता है। साउथ अमेरिका जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे अफ्रीका का रीजन देखने को मिलता है, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया का रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ से ही इंडिया क्या हुआ, ऊपर की ओर निकल गया, यानी उत्तर की ओर उसका विकास हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर की ओर उसकी भूमि खसक गई, वो स्थलपिंड उत्तर की ओर खसक गई, जो कि किसका हुआ करता था, किसका होता था बताइए, गोंडवाना लैंड होता था। किसका होता था, गोंडवाना लैंड का। अब आगे चलते हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे जो जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 95 और 98 का प्रश्न है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हुए थे। अब ये थियरी क्या है दोस्तों, कि कैसे अल्फ्रेड वेगनर ने इस थियरी को प्रूफ किया, ये सारी चीज़ें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। वहाँ पे मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। दोस्तों एक न्यूज़ और शेयर आपसे कर दूं कि अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ अपनी घटना चक्र बायोलॉजी को लेकर चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अगर हम चलेंगे तो आपका साइंस भी तैयार होगा और इधर ज्योग्राफी भी तैयार होगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म भी करना है ताकि आप बार बार रिवीजन कर सकें। और इस पर 1 से 2 दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा अभी मुझे, एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा कि घटना चक्र के आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जो इतनी मोटी मोटी घटना चक्र होती हैं, एक एक मतलब 600 पेज, 800 पेज, 400 पेज, इन सबको आप केवल और केवल 30 से 35 पेज में कैसे कन्वर्ट करोगे एक एक सब्जेक्ट की, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको, फास्ट रिवीजन कर सको। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैसेज करके, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। आईएएस 1995 में पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड कहते थे। ध्यान देना, गोंडवाना लैंड कहते थे उसको। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया है? तो 4 मुख्य रूप से किया गया है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। ये मैंने आपको बता भी दिया था, जो है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन से पर्वत हैं, फिर विशाल मैदान में कौन कौन से राज्य हैं, प्रायद्वीपीय पठार मैंने येलो कलर का दिखाया, और तट और द्वीप में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को भी मैंने समझाया आपको। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल कोण कुएं, जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय के तराई मतलब शिवालिक वाले रेंज में। समझते हैं क्या होता है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। यहाँ पे पानी अपने आप निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत एवं पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, यानी कि जल स्रोत में स्वतः ऊपर आ जाता है, और दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले एक कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि शिवालिक रेंज के नीचे होती है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि शिवालिक में पाए जाएंगे या बृहद हिमालय में या मध्य हिमालय में, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, शिवालिक हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। यही सब प्रश्नों के प्रकार होते हैं दोस्तों, जो आपको घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट मेथड है आपका कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार देखिए। आप अपने पास जो है कि दृष्टि पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, बेस्ट है। घटना चक्र पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है, आपकी नॉलेज इन्हांस होती है और आप एक
सेगमेंट देख पाते हैं, आप एक सिनेरियो देख पाते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ कहाँ से पूछे गए। हालांकि प्रीलिम्स का जब पेपर नज़दीक होगा यूपी पीसीएस का, जो कि 2024 में मई जून में होगा, तो हम लोग जनवरी या फरवरी के आसपास से प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज़ अलग से निकालेंगे, और वो भी हैंड रिटन नोट्स के रूप में मेरे खुद के होंगे, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, जहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसी तरीके से आरओ की भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज जल्दी ही चलाएंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पर, और अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। मैंने बिल्कुल आपको बताया था कुछ इस तरीके से, जो हमने पठार की संरचना देखी थी त्रिभुजाकार, और यहाँ पे आपको दक्कन का पठार था जो बीच में मालदा गैप था, इससे अलग ही तो हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। समभिन्नति का मतलब होता है कहीं पे ऊंचाई कहीं पे घाटी, कहीं पे ऊंचाई कहीं पे घाटी, तो इसके बारे में भी बातें की जाती हैं। और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। अग्रगर्त का मतलब होता है कि मान लीजिए पहाड़ी रेंज है इस तरीके से, और ये तीसरी जो पहाड़ी रेंज है वो कौन सी है, शिवालिक है, और शिवालिक के आगे वाला जो हिस्सा है उसे हम अग्रगर्त भी कहते हैं या तराई हिस्सा भी कहते हैं, और इसी क्षेत्र में गंगा के मैदान का विकास हुआ है, तो इसलिए यह बात भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि भारतीय और यूरोपीय प्लेट टकराती हैं, चीनी प्लेट इससे अलग रहती है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है और पहला दूसरा सही है, तो चौथे के लिए हम यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ भी, और पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप एलिमिनेट मेथड को भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई यानी आउटर लायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण यानी कि टूटने के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। और कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोक दिया और हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी कि फोल डीप पैदा हो गया, और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था और हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता चला गया। चाहे इसमें यमुना नदी का सहयोग देख लीजिए, शारदा नदी का सहयोग देख लीजिए, गंगा नदी का सहयोग देख लीजिए, गंडक नदी का देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा का देख लीजिए, कोसी का सहयोग देख लीजिए, इन सभी नदियों के द्वारा लगातार जो अवसाद लाए जा रहे थे, जिसके द्वारा बाद में एक विशाल मैदान का निर्माण देखने को मिलता है। चौथा स्टेटमेंट क्यों गलत है ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, यहाँ चीनी प्लेट का कोई भी विवरण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कथन असत्य है? इस पे ध्यान देना है मेरे दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में सत्य पर लगा के आ जाते हैं और हम सत्य समझ लेते हैं, जबकि एग्जामिनर हमें घुमाता है और वो असत्य चीज़ों को भी पूछ लेता है आपसे। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी और यहाँ पर इसको डील करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। पहले इस प्रश्न को, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, जो हमारा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है या कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे पुराना क्षेत्र है, तो ये बात तो सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, यह बात भी सही है, क्योंकि हिमालय नवीन पर्वत होते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, यही जो है कि गलत है, क्योंकि ये जो है कि हमने पढ़ा था उत्थान और निर्गमन की पद्धति से हुआ है, उत्थान और निर्गमन की पद्धति से, तो तीसरा गलत है। चौथा दिया है आपका कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है और इसमें भी स्पेशली आपको कौन सा मिलेगा, बिटुमिनस। कौन सा मिलेगा दोस्तों, बिटुमिनस क्वालिटी का, तो चौथा भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, केवल सी वाला गलत है, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं कि पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन, अर्थात भूमि के ऊपर उठने वाले क्षेत्र पठारी हो गए और निर्गमन जो कि समुद्र में विलीन हो गए, उनको हम निर्गमन कहते हैं। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है और भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है।
अगले प्रश्न में आप यहाँ पे देखेंगे सूची का मिलान करने के लिए दिया है, जैसे दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, और यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर से समझते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया है तो ये परेशानी आपको बढ़ सकती है। चलिए, यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, तो हम आइए यहाँ पढ़ते हैं कि दक्कन ट्रैप की जो उत्पत्ति हुई है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। और आप देख सकते हैं ये काल आपको पूछे जाते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहाँ रिवीजन करेंगे। पश्चिमी घाट की पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग। अब प्री कैम्ब्रियन युग को बस इतना यहीं पे छोटा सा समझ लीजिए। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब होता है कि जिसमें जीवाश्म आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और ये सबसे पुरानी चट्टान होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान गुजरात से होते हुए आपके दिल्ली तक गई है, और दिल्ली में यह इतनी पुरानी हो गई है कि अब इसके ऊपर बड़ी बड़ी मंजिलों और शहरों का निर्माण किया गया है। हमारा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कुतुब मीनार, सचिवालय, बहुत सारे भवन जो है कि इसके ऊपर बना दिए गए हैं, यानी इसमें जीवाश्म भी देखने को नहीं मिलता। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का जो निक्षेप है वो अत्यंत नूतन काल का है, मतलब एकदम नवीन काल को प्रदर्शित करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, और एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो जब केरल की बात कर रहा है तो पश्चिम वाली बात तो गलत हो गई, क्योंकि सबसे पश्चिम में कौन सा क्षेत्र आता है? हमारा गुजरात आता है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार में कि सबसे पश्चिमी बिंदु हमारे भारत का गुजरात में मिलता है, तो ये गलत हो गया। वहीं प्रवाल द्वीप की बात अगर करते तो ये जो है कि प्रवाल का द्वीप यहाँ मिलेगा, न कि केरल के समीप। और भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यह बात सही है, क्योंकि सबसे कम ऊंचाई जो है भारत की वो यहीं पर देखने को मिलती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में और चीज़ें कि यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहता है, यानी यहाँ पर सबसे अधिक धान की खेती होती है। और कुट्टानाड या कुट्टानाडु सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि GIAS-H घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए प्रीलिम्स में। और यहाँ MPPCS प्रीलिम्स 2018 के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। अब देखिए, गंगा का जो मैदान है वो मरुस्थल नहीं है, क्योंकि यूपी, MP, बिहार, बंगाल में हमें मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है, जबकि मध्य भारत का क्षेत्र भी देखने को नहीं मिलता, और आसाम क्षेत्र तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंधु क्षेत्र को कह सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से हम भारत का जो नक्शा बनाते हैं कुछ इस तरीके से, या आइए हम नक्शे में ही देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिंधु रिवर्स आ रही है, ठीक है, ये जो सिंधु रिवर्स आ रही है, जो लगभग जो है कि इंडस रिवर 4-5 नदियों में विभाजित है। तो ये जो राजस्थान का एरिया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि इस पाकिस्तान के इस एरिया में भी विस्तारित है। बस भारत में होने की वजह से हम लोग इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी डेजर्ट बोलते होंगे। तो ये जो एरिया है, यही तो पूछा जा रहा है कि सिंधु क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? मरुस्थल से संबंधित हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का विशाल मरुस्थली भाग, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, जिसका विस्तार राजस्थान राज्य और पाकिस्तान देखिए दोनों में ही है, जो कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित है। और इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र, यानी कि सिंधु नदी के द्वारा यहाँ पे इस क्षेत्र की खेती होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे BPSC प्रीलिम्स 2019, जो कि इस बार 69वीं BPSC जो लोग दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए घटना चक्र की सीरीज़ को जरूर रेगुलर देखते रहिए। और जल्दी हम लोग अब 1 से 2 दिन में साइंस की भी सीरीज़ को शुरू करेंगे। कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? अब ध्यान देना कि धारवाड़ वाला पूछ रहा है, तो जैसे मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, रोहतास हो गया और नेवादा हो गया। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि रोहतास वाला जो क्षेत्र है वो धारवाड़ से संबंधित नहीं है। आइए समझते हैं इसके बारे में, व्याख्या में क्यों नहीं है भाई। तो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्व बिहार, इसमें मुंगेर, नेवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का एक भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर व सोन नदी घाटी रोहतास में भी पाई जाती है। तो ये विंध्यन क्षेत्र में आता है, न कि आपके धारवाड़ में।
अगला प्रश्न है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 का। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अब फिर से याद करिए आप उस सीरीज को जो मैंने आपको याद कराई थी कि सबसे पहले कौन सी हमें देखने को मिली थी? आर्कियन, यानी ये सबसे पुरानी। फिर इसके बाद मैंने आपको धारवाड़ दिखाई थी, फिर इसके बाद मैंने कुडप्पा दिखाई थी आपको, फिर इसके बाद आपको मैंने विंध्यन दिखाई थी, और विंध्यन के बाद मैंने आपको गोंडवाना से परिचित कराया था जहाँ बिटुमिनस कोयला मिलता है। तो सबसे पुरानी तो हो गई आर्कियन, लेकिन सबसे नवीनतम पूछा जा रहा हमसे प्रश्न में तो ये गोंडवाना हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना। तो इस तरीके से देखिए आपको मैंने बताया था कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको पहले ही मैंने तैयार करा दिया। देखिए मैंने बहुत पेपर दिए हुए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, जिसके बेस पे मैं आपसे अपने अनुभवों को शेयर करता हूँ, और ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आप सही डायरेक्शन में पढ़ें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ है। यानी सबसे पहले आर्कियन थी, फिर उसका धारवाड़ बनी, और धारवाड़ जो है कि बहुत धात्विक चट्टान है जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा जैसे खनिज पाए जाते हैं। वहीं फिर धारवाड़ के परिवर्तन के बाद कुडप्पा क्रम आती है, यानी कुडप्पा की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी वगैरह मिलती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें भारत का अधिकांश कोयला इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। और यहाँ पे उच्च श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है जिसे हम बिटुमिनस के नाम से जानते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। तो सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी देखने को मिली हमें? गोंडवाना क्षेत्र की देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है यहाँ पे, अगला प्रश्न, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। अब इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2021 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। यानी ये वाला तो सही है कि भारतीय चट्टानों को हमने आर्कियन के तौर पे, पौराणिक के तौर पे, द्रविडियन के तौर पे और आर्यन युग के तौर पे विभाजित किया गया है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो विभाजन था ये टी.एस. हॉलैंड के द्वारा किया गया था, न कि किसके द्वारा? न कि जेडी डाना। तो डाना साहब ने नहीं किया था, बल्कि टी.एस. हॉलैंड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? पेडिप्लेन, पेनीप्लेन या जियोसिंक्लाइन, या आखिरी जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं हम लोग, जियोसिंक्लाइन के बाद कास्ट प्लेन। तो इसको जियोसिंक्लाइन के रूप में इसे माना जाता है, क्योंकि जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है, और इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था वो आपने समझा, और अगला हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो आइए इसको भी हम आज की ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग करेंगे अब सेकंड क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और जिसकी वजह से क्लास हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी, और फिर ये बोरियत हो जाएगी आप लोगों को पढ़ने में। इसलिए अभी आप बस एक भारत का ओवरव्यू जो मैंने बताया वो आप देखिए, और फिजिकल मैप को, इंडिया के फिजिकल मैप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, और वहाँ से आप क्लास को कंपैरेटिवली ज्वाइन करिए, देखिए कि कैसे कैसे आप मैप को समझ पा रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर में या 1-2 घंटे में आपको एक वीडियो आज मैं दूंगा, जो कि होगी स्पेशली आर ओ जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बस थोड़ी ही देर में मैं इसको भी पोस्ट करूंगा। टेस्ट सीरीज़ पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, कौन सी करनी है, क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।